हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के साथ आए, यानी आज से हम पॉलिटी का एक टॉपिक देखेंगे, यानी पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो जूनियर भर्ती की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा आपका टेस्ट सीटेट जितने भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारे टॉपिक में है हमारा संविधान, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था। तो आज हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस तरह की राज्य व्यवस्था है। फ्रेंड, इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी वो परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आगामी परीक्षाओं में या पहले हो चुकी परीक्षाओं में आते रहे हैं। तो क्योंकि ये वाला जो आपका जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें रिपीटेड क्वेश्चनों की आने की संभावना है क्योंकि सबसे पहली बार हो रही है ये। अगर इसके लेवल की बात करें तो इसमें लेवल को 6 to 8 रखा जाएगा, यानी 6 to 11 का 12 तक की सिलेबस की कह रहे हैं, मगर 6 to 8 तक का जो डिफ़िकल्टी जो पैटर्न है वो 6 to 8 जो आपका TGT या फिर आपका कहें आपका यूपी टेट जो होता है जूनियर लेवल का, उस वाला डिफ़िकल्ट लेवल होगा जीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को, पॉलिटी के को यानी राजनीतिक विज्ञान को, या फिर ये कहें कि हमारा भारत या हमारा संविधान क्या है, उसकी शासन व्यवस्था क्या है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपका जो पहला है क्वेश्चन, उसे देख लीजिए। आपके आगे वही क्वेश्चनों को लिया जा रहा है जो आ चुके हैं। देखिए, ये आया है आपका यूपी टेट 6 to 8 जून 2020 में। आपको ये बता दें कि ये पेपर पहली बार हो रहा है, तो इस पेपर में कोई भी आइडिया नहीं कहा जा सकता कि कितना डिफ़िकल्टी होगी। एग्ज़ाम तो अपने आप में हर कोई डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसे डालती है, तो कट ऑफ अपने आप अमूमन बढ़ ही जाती है। अब बात करें जीएस की, तो उसकी कट ऑफ पहले से ही बढ़ के आती है। तो इसमें पहले क्वेश्चन को देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो किसके अंतर्निहित है ये पूछ रहा है। तो जो भूमि सुधार उन्मूलन है या जमींदारी उन्मूलन है वो 9वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा। जब भारत बना था तब उसमें क्या थी, 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है। तो वह याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार पूछा जाएगा तो वो आपके BN राव है संविधान सभा के। अगर संविधान सभा की बात करी जाए तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। KM मुंशी संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। अगर आप लूसेंट से GS पढ़ते हैं तो लूसेंट में अब नई लूसेंट पढ़ना, क्योंकि पुरानी लूसेंट में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जगह पर वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद था पॉलिटी में। तो जो भी है वो अगर नई लूसेंट पढ़ रहे हैं तो बढ़िया। पुरानी जो लूसेंट थी आपकी 2015 का पैटर्न या उससे पहले का जो प्रकाशन था, उसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, मगर आपको बता दें कि आयोग भी मान चुका है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, तभी तो इन्हें क्या माना जाता है, संविधान का पिता। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान है। अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनका उल्लेख ना ही केंद्र में है, ना ही राज्य में, ना ही समवर्ती सूची में है। वो शक्तियाँ होती हैं, तो वो किन को प्रदान है अवशिष्ट शक्तियाँ, तो वो हमारी केंद्र को प्रदान है, याद रखिएगा। तभी तो कुछ ऐसे विवादित मुद्दे या फिर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जिन पर क्या करता था, केंद्र अपनी मनमानी करता था और राज्य अपनी करता था, तो उन्हें उठाकर क्या कर दिया, समवर्ती सूची में रख दिया। तो शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, वो आपका समवर्ती सूची में, याद रखना, क्योंकि कोविड दौर है तो पूछा जा सकता है स्वास्थ्य किस सूची का विषय है, तो वो है समवर्ती सूची का। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था। तो जो मूल कर्तव्य है वो हमारे संविधान में कब लाया गया था,
तो हम बता दें आपको, वो लाया गया था 1976 में। 42वां जो संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ उसमें ही इतने बड़े अमूमन संशोधन हुए जो क्या है, संविधान को पूरी तरह से उन्होंने हिला दिया था। इसमें क्या करा गया है, 1976 में 4 का भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। फिर हुआ 86वां संशोधन 2002, तो इसमें के द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के, याद रखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए कारण है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक को आरोपित किया गया। अगर 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके आरोपित कौन है, माता पिता या फिर वो है जो उसका संरक्षण कर रहा है, यानी उसका लालन पालन करने वाले जिम्मेदार हैं। अगर लालन पालन करने वाले के लिए मतलब कॉलेज ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है, तो फिर उस यहाँ पर वो बच्चा रह रहा है उसका राज्य जिम्मेदार है, उसका जिला जिम्मेदार है, याद रखिएगा। इसके तहत ही हमारे यहाँ पे हर 3 किलोमीटर पर प्राइमरी आपको जूनियर देखने को मिलता है। 1.5 किलोमीटर पर प्राइमरी और 3 किलोमीटर पर 3 किलो के एरिया में एक जूनियर स्कूल होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट इसी से आया, 86वें संशोधन अधिनियम 2002। क्योंकि अगर कॉलेज ही नहीं, अगर बच्चे के लिए स्कूल ही नहीं होगा तो पेरेंट्स और संरक्षक उसे नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए फिर उस जिला और राज्य जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि कोशिश की जा रही है यहाँ पे वही पॉइंटों को डिस्कशन किया जाए जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है या फिर क्वेश्चन बनते रहते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है, तो अभी हमारा डिस्कशन हो ही चुका था कि समवर्ती सूची में वही विषय रखे जाते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अगर इनके विषयों को देख लेती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य आपको पढ़ाई दिया था कोविड की वजह से, तो यहाँ पे देखिए श्रम कल्याण, याद रखना श्रम कल्याण, कारखाने, आपका समाचार पत्र, वन, याद रखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वन किसका भाग है, समवर्ती सूची का। प्रदूषण नियंत्रण आदि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और समवर्ती सूची में शिक्षा भी शामिल है, स्वास्थ्य भी शामिल है। यहाँ पे स्वास्थ्य मेंशन नहीं है, आप स्वास्थ्य को नहीं भूलना, याद रखना, स्वास्थ्य भी शामिल है समवर्ती सूची में। निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो आप मसौदा समिति हुई या प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो यहाँ आएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। अगर संविधान सभा की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को से आरंभ किया। संविधान सभा 11वें सत्र के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, याद रखना। अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो सच्चिदानंद सिन्हा हैं, अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो राजेंद्र प्रसाद हैं संविधान सभा के। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर था, तो भारत का पूछा है तो याद रखना वो थे श्री राजगोपालाचारी। ये भारत के पहले एकमात्र गवर्नर थे, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो याद रखना अभी बताया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर यही बात आ जाती कि कब लागू किया गया तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी मनाते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो भारत के संविधान में एक चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं आपका, चाहे वो सपा है, भाजपा है या फिर आप है, कुछ भी है,
जो भी राजनीतिक दल है उनका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें कि दल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्या हुआ तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित दल बदल कानून में हुआ था, याद रखिएगा। अगर बात करें कि कौन सी क्या है आपकी अनुसूची संबंधित है दल बदल से, तो वो है 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो जो मौलिक अधिकार है वो अब आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं रहा है, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार है, मगर संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसे हमने क्या करा था, इसे संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, याद रखना। पहले 7 थे, फिर हमने क्या करा 1978 में यानी 1978 में हमने इसे हटा दिया 44वें संशोधन द्वारा। नेशनली ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो अभी हम करा चुके हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेख हैं, तो वो है हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट चलते हैं, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है, तो वो है हमारा समवर्ती सूची। यहाँ पे स्वास्थ्य नहीं पूछा पर घुमाने वाला क्वेश्चन है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन दोनों ही स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं ये, तो ये किस सूची के विषय हैं, तो वो हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। यहाँ पे और समवर्ती सूची के विषय देख लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, विवाह एवं तलाक दोनों ही समवर्ती सूची के हैं। आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं जितनी भी आती हैं वो दोनों ही समवर्ती सूची की हैं। आपराधिक कानूनी प्रक्रिया भी समवर्ती सूची की है। BR अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो वो है हमारा यहाँ पे जिनको कहा गया वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसको क्या कहा BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 है। अगर बात करी जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा अनुच्छेद 32 को, तो वह है संविधान की आत्मा, जबकि BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, हृदय और आत्मा कहा है। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है, यानी ऐसा कोई विषय जो राज्य सूची में नहीं है वो है नागरिकता। नागरिकता आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। ये किसका विषय है, नागरिकता संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट चलिए, अगर बात की जाए कि सूची में प्रारंभ में कितने थे, 97 थे, अभी 100 विषय शामिल किए गए हैं। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, तो कौन से आधार हैं जिन पर क्या होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या करेगा, आपका पदच्युत कर सकेगा। तो हम उन आधारों को देख लेते हैं तथा पता कर लेते हैं कि कौन कौन से वो आधार हैं जिन पर क्या होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा। तो वो आधार हमारे होंगे संविधान का उल्लंघन। तो यहाँ पे हमें बता दें कि आपका क्या है, डी वाला राइट आंसर रहेगा, क्योंकि राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक माना जाता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यही हम बता रहे थे, बना रहता है। अतः सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल के पदच्युत क्या
आधार संविधान में वर्णन नहीं है, यानी उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान में नहीं है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो हमारा कौन सा संविधान संशोधन है जिससे क्या हुआ कि हमारी 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा क्या है, 6 से 14 वर्ष तक की मौलिक बन गई? तो हमारा है वो 86वां संविधान संशोधन। या एक बात और याद रखने की है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा क्या थी, मौलिक बन गई, वो तो 86वां संविधान संशोधन। अगर यहीं पर बात की जाए, एक है स्कीम वार्धा, या फिर याद रखना गांधी शिक्षा या वार्धा स्कीम, या एक और इसका नाम है तालीम, नई तालीम, ऐसे करके। तो इसमें अगर बच्चों की एज की बात की जाए तो यहाँ थी आपकी 7 से 14 वर्ष, याद रखना। और ये किस उस पर प्रधान थी, किस शिक्षा पे? वो थी हस्तकला पर, यानी बच्चों को हाथ के कुछ ऐसे कौशल सिखा देना जिससे वो बेरोजगार ना रहें। और इसे लेकर कौन आया था? गांधी जी लेकर आए थे शिक्षा को, या गांधी जी ने ये शिक्षा शुरू की थी। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां। मैंने क्या कहा था? इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा, या इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को देखें तो इसमें ही पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगर बात करें कि कौन कौन से वो शब्द थे जिन्हें जोड़ा गया था, तो इसमें देखिए समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 22? तो वो 22 कहता है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। तो जो गिरफ्तार किए जाते हैं उन्हें जल्दी क्या हो जाती, जमानत मिल जाती है, अगर उन्होंने कोई वैसा क्रिमिनल वाला केस नहीं किया तो। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या है? व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध पर क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से क्या है, हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 वर्ष की स्वतंत्रता दी गई है। पहली वाली कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, आने जाने का समय छोड़कर है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। तो इस तरह के क्या है कि आपका आर्टिकल अनुच्छेद है 22 भाग 3 में, तो इसमें यहाँ क्या है, ये प्रावधान दिए गए दंडी विद्यार्थियों को। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये 2 कथन दिए गए, इन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। दूसरा देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का क्या होगा, अन्यायपूर्ण है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। आपने देखा होगा किसी किसी का कोर्ट केस क्या होता है, आपका हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से चलता रहता है। नेक्स्ट चलिए, जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है, तो वह है क्या है, जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता, वो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल अगर बात की जाए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें है, तो वह है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो वो कौन सा है जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया? तो वह हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935। जितना भी के भारत के संविधान में जो भी लिया गया 1935 के अधिनियम से भी लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अगर संविधान सभा की बात की जाए तो उसका जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था यह पूछा जा रहा है।
तो आपको याद रखना है कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, संविधान सभा का। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि अधिवेशन कब हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। चलिए जल्दी, बस आ गया। देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अधिकार जो कानून अधिकार के रूप में तो है, लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है, लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है? तो आपको याद रखना, संपत्ति का अधिकार। ये कानूनी अधिकार तो रहा है, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं रहा है, इसे हटा दिया गया है। इसको क्या है, अनुच्छेद 300 का के द्वारा कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। भारत का संविधान भारत को किस वर्ष में इंगित करता है? तो जो भारत है, भारत का वो संविधान है जो भारत को किस रूप में दिखाता है? तो आपको याद रखना है, ये दिखाता है राज्यों का संघ। क्योंकि आर्टिकल उठा लें या आप अनुच्छेद उठा लें, मतलब अनुच्छेद उठा लें या पे आप समवर्ती आप अनुच्छेद उठा लें या फिर क्या करें, अनुसूची उठा लें, तो उसमें राज्यों का संघ सबसे पहला आर्टिकल आपका यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया? तो जब जम्मू कश्मीर है उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया, तो उसे कौन कौन से प्रावधान है तुम्हें पता है? अब जम्मू कश्मीर के ये 370 ये हट चुकी है जम्मू कश्मीर में, अब ये प्रावधान लागू नहीं होते। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इसका क्या करें, देख लेते हैं। 5 अगस्त 2019, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। जो जम्मू कश्मीर है उसका विशेष दर्जा कब समाप्त किया? 5 अगस्त 2019। फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हुए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, वो क्या है आपका? अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो अभी हमने देखा था जीवन के अधिकार का, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अगर बात की जाए कि कौन सा कथन गलत है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो भी कथन दिए गए हैं आपके आगे, वो आपको याद रखने हैं। तो कौन सा कथन गलत है हमें ये बताना है अभी इसमें। तो देख लेते हैं कौन कौन सा। राज्य सरकारी क्या करेगी, राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष प्रतिष्ठित मूल्यों को, इसमें पूछा कौन सा गलत कथन है, तो राज्य क्या करेगी, प्रतिष्ठित प्रोन्नति करने की अनुमति प्रदान करता है? नहीं, ऐसा राज्य कभी भी नहीं करता, क्योंकि हमारा राज्य क्या है, पंथ निरपेक्ष है। हमारा देश क्या है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष यानी हमारा देश कभी किसी भी व्यक्ति की धर्म या फिर उसके धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की उसका कोई भी बढ़ावा नहीं करता। नेक्स्ट देख लेते हैं। यानी किसी भी धर्म को पनपने या बढ़ाने में सहयोग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो है, नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करते हैं। अब याद रखना कि कभी भी कोई भी राष्ट्र हुआ, धर्म हुआ, जाति हुई
कभी भी क्या करती है, ये क्या करती हैं कि किसी भी तरह का ऐसा मुद्दा नहीं लाती कि जिससे क्या होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, वह है तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट चलते हैं। जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्या करें कि देखते रहें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी योग्य व्यक्ति को अयोग्य नहीं कह सकते अगर उसके पास क्या है, आपका अनुच्छेद 70 है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं, तो राज्य के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य के 3 ही अंग होते हैं। विधायिका क्या करती है, विधि बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उन विधि का पालन करती है, यानी उन विधि पर कार्य करती है। जबकि न्यायपालिका ये देखती है कि क्या जो विधि बनाई गई थी, जो फंडिंग हुई थी या जो तैयार हुआ था, क्या कार्यपालिका ने पूरा किया। ये न्यायपालिका काम करती है, न्याय का काम करती है। तो देखते हैं संवैधानिक अनुसूची, जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, वो है 8वीं अनुसूची, जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई, तो याद रखिएगा वो था कैबिनेट मिशन। इसी के अंतर्गत संविधान सभा स्थापित की गई। और ये कब आया था, 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को ये आया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, तो वो याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया, इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसी की अनुशंसा पर क्या किया गया, इसे लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, अगर पूछा जाए कि क्या है संविधान, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आपकी है, याद रखना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग हमारा कहाँ पे है, 280 है। बजट नाम का कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं है, यानी बजट नाम से कोई भी प्रावधान नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया, तो भारत को जो गणराज्य है वो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे प्रारूप समिति की बात आई है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो याद रखना इसमें दिए गए ऑप्शन गलत हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि क्या सही है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्क की जो उम्र थी वो क्या है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करनी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो याद रखना, नागरिकों के पास क्या नहीं है, संवैधानिक मूल अधिकार नहीं है। पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं, याद रखिएगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 30 का में है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, अस्पष्टता की समाप्ति, अस्पष्टता है उसकी समाप्ति कब है, तो याद रखना आर्टिकल है 17। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे आर्टिकल और ये हमारे कब कब लागू होते हैं, तो इन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद
280 में है। वित्तीय आपातकालीन स्थिति की बात करें तो 360 है। राज्यसभा को प्राप्त विशेष अधिकार की बात करें तो 316 है। अगर बात करें संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो याद रखना 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का। इसमें क्या होती है? 24 तीलियाँ होती हैं जो दिन में 24 घंटों को दर्शाती हैं। आई होप आपको बस एक और रह गया। भारतीय संविधान के भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये हम करा ही चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये हो ही चुका है, ये हो ही चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको पता ही है, 17 में है वर्णित अस्पृश्यता का अंत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाता? तो आपका राष्ट्रपति शासन जो है वो क्या है? राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो वो हमारा आता है आर्टिकल अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इसे परीक्षा की दृष्टि से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना, ये है, याद रखना। और नेक्स्ट देखिए, बच्चों को रोजगार की गारंटी, ये नहीं है, याद रखना। और सब चीज़ें हैं। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा खंड है जिसको संविधान की क्या कहा जाता है? अंतरात्मा कहा जाता है। तो वह है हमारी संविधान की प्रस्तावना, जिसको क्या कहा जाता है? अंतरात्मा कहा जाता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर शिक्षा भर्ती परीक्षा में जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो ये अवसर आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जूनियर शिक्षा के प्रत्येक टॉपिक्स वाइज वीडियो कवर कराई आएगी। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा तथा क्या और नया करा सकें जूनियर भर्ती के लिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।